राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिक्री क्या होती है तथा डिक्री व आदेश में क्या अंतर होता है के विषय में पढ़ा था। आज हम विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एवं अंतकालीन लाभ, मीन प्रॉफिट्स किसे कहते हैं के विषय में पढ़ेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 11 में विधिक प्रतिनिधित्व को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधिना प्रतिनिधित्व करता है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है। और जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है या जहाँ किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यायगत होती है, जो इस प्रकार वाद लाया है या जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया है। इस प्रकार धारा 2 की उपधारा 11 के अंतर्गत विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा बहुत व्यापक परिभाषा दी गई है, और इस परिभाषा के विश्लेषण के आधार पर विधिक प्रतिनिधि में निम्नलिखित व्यक्ति आएंगे। नंबर 1, वह व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपत्ति का विधिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 2, वह व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपत्ति में दखलंदाजी करता है। नंबर 3, वह व्यक्ति जो प्रतिनिधिक रूप से वाद लाने या जिसके विरुद्ध प्रतिनिधिक रूप से वाद लाया गया है में से किसी के मरने के पश्चात उस संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। ये सब विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा के अंतर्गत न केवल मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारी आते हैं, बल्कि वह व्यक्ति भी आते हैं जो मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व बिना स्वतंत्र के भी करते हैं, जैसे निष्पादक या प्रशासक जिनके कब्जे में मृत की संपत्ति आती है। अतः विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत न केवल उत्तराधिकारी आते हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व बिना स्वतंत्र के भी करते हैं, जैसे निष्पादक या प्रशासक जिनके कब्जे में मृतक की संपत्ति है। ये भी विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत आते हैं। क्या आवश्यक व्यक्ति भी मृतक व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि हो सकता है? आवश्यक व्यक्ति भी मृत व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि हो सकता है, परंतु ऐसे आवश्यक व्यक्ति से संबंधित विधिक कार्रवाई में आवश्यक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी वाद मित्र द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। अतः आवश्यक व्यक्ति भी मृत व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि हो सकता है। शर्त यह है कि आवश्यक व्यक्ति से संबंधित विधिक कार्रवाई में आवश्यक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी वाद मित्र द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो आवश्यक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी वाद मित्र द्वारा किया जाता है तो वह मृत व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। अंतकालीन लाभ। तो अंतकालीन लाभ को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 12 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार अंतकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत है जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। किंतु इसके अंतर्गत सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी अभिवृद्धि के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तो संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुत लाभ या ऐसे लाभ जो मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था और ऐसे लाभों पर ब्याज अंतकालीन लाभ
कहलाता है। कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर दोषपूर्ण कब्जा रखता है और सामान्य कार्य करके उससे कोई लाभ अर्जित करता है और वास्तव में प्राप्त करता है, तो ऐसे लाभ को अंतकालीन लाभ कहा जाता है। दोषपूर्ण कब्जे के विरुद्ध जब डिक्री पारित करके कब्जे से उसे बेदखल किया जाता है, दोषपूर्ण कब्जे के विरुद्ध जब डिक्री पारित करके उसे बेदखल किया जाता है, तो डिक्रीधारी को मध्यवर्ती लाभ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की धारा 12 के अंतर्गत लौटाना होगा। तो डिक्रीधारी को मध्यवर्ती लाभ सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को लौटाने होंगे। अब इसके आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए मध्यवर्ती लाभ में? प्रथम जो आवश्यक तत्व है, अंतकालीन लाभ सदैव अचल संपत्ति के संबंध में होना चाहिए। तो अंतकालीन लाभ सदैव ही अचल संपत्ति के संबंध में होना आवश्यक है। नंबर 2, ये सदोष कब्जाधारी के विरुद्ध होता है। नंबर 3, इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति से उद्भूत लाभ भी शामिल है। और नंबर 4, अंतकालीन लाभ के अंतर्गत की गई अभिवृद्धियां सम्मिलित नहीं होती है। इस प्रकार अंतकालीन लाभ एक ऐसा लाभ होता है जो किसी संपत्ति का अवैध अथवा दोषपूर्ण कब्जा रखने वाला व्यक्ति उस संपत्ति से प्राप्त करता है। तो अंतकालीन लाभ ऐसा लाभ होता है जो किसी संपत्ति का अवैध अथवा दोषपूर्ण कब्जा रखने वाला व्यक्ति उस संपत्ति से प्राप्त करता है। अंतकालीन लाभों में प्राप्त ब्याज को भी सम्मिलित किया जाता है। तो अंतकालीन लाभ का दावा किसी अचल संपत्ति से बेकब्जा किए जाने पर आधारित होता है। तो अंतकालीन लाभ का दावा अचल संपत्ति से बेकब्जा किए जाने पर आधारित होता है। अतः जहाँ संपत्ति से बेकब्जा किए जाने की कोई बात नहीं हो, वहाँ अंतकालीन लाभ के लिए दावा नहीं किया जा सकता। जहाँ पर भी संपत्ति से बेकब्जा किए जाने की अगर कोई बात नहीं हो, वहाँ पर अंतकालीन लाभ के लिए कोई दावा न्यायालय में संचित नहीं किया जा सकता है। अब अंतकालीन लाभ के क्या आधार होते हैं? तो अंतकालीन लाभ के 3 मुख्य आधार होते हैं। नंबर 1, सदोष कब्जाधारी अपने सदोष कार्य से लाभान्वित हो। नंबर 2, वास्तविक स्वामी को सदोषपूर्ण कब्जे से पूर्व की स्थिति में स्थापित करना। वास्तविक स्वामी को सदोषपूर्ण कब्जे से पूर्व की स्थिति में स्थापित करना। नंबर 3, वास्तविक स्वामी यदि कब्जे में रहता तो संपत्ति का उपयोग किस प्रकार करता। इस प्रकार अंतकालीन लाभ से तात्पर्य शुद्ध लाभ से है, जिसका निर्धारण न्यायालय इस प्रकार करेगा कि सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा उससे क्या प्राप्त किया गया या मामूली तत्परता से वह क्या प्राप्त कर सकता था, न कि इस बात से कि वास्तविक स्वामी ने क्या खोया या क्या पाया। उदाहरण के लिए, यदि सदोष कब्जाधारी व्यक्ति ने पट्टे की अवधि के पश्चात भी भूमि में कुछ कार्य नहीं किया, जबकि यदि वह उस पर कोई फसल उगाता तो लाभ होता से अभिप्राय है कि मामूली तत्परता से वह उसे प्राप्त कर सकता था। अब शुद्ध लाभ से क्या तात्पर्य है? अंतकालीन लाभ प्राप्त करने में हुए आवश्यक खर्चों को सकल लाभ से निकाल देने के पश्चात शेष बचा लाभ ही अंतकालीन लाभ कहलाता है। तो अंतकालीन लाभ से प्राप्त करने में जो भी कोई आवश्यक खर्चे हुए हैं, उन खर्चों को सकल लाभ से निकाल देने के पश्चात जो शेष लाभ बचता है उसको ही अंतकालीन लाभ कहते हैं। तो अंतकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वह लाभ विपरीत है जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। थैंक यू।